नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, मैं हूं या मेरे जैसे जो जो पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, विश्लेषक है, उनका अगर आप सुनते हैं तो आपको एक बात समझ में आएगी कि कोई चुनाव हो, कोई पॉलिटिक्स हो, कोई राजनीति हो, उसकी घटना होती है, उसका कुछ एक ही कारण बताने की कोशिश होती है कि हाँ भाई 2014 में देश के लोकसभा चुनाव में चमत्कार हो गया। 8 लोकसभा चुनाव के बाद किसी एक पार्टी को अकेले का बहुमत मिल गया, मेजोरिटी मिल गई, और इसका कारण अगर कोई है तो प्रशांत किशोर है। लेकिन अकेला प्रशांत किशोर या उसकी आधुनिक टेक्निक या रणनीति मोदी को जिता नहीं पाई। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, मुद्दे होते हैं, परिस्थितियां होती है। उसका एकत्रित परिणाम हमें दिखाई देता है। मुझे एक वो कहानी कहीं पढ़ी थी, याद आई। किसी राजा ने भगवान बुद्ध को आश्रम से लाने के लिए एक रथ भेजा था। तो रथ से भगवान बुद्ध आए थे। अब भगवान बुद्ध हो गया और कोई मालूम नहीं, याद नहीं, लेकिन कहानी इंटरेस्टिंग है। तो राजा ने अपनी जो अमीरी है वो दिखाने के लिए या अपने आप में बोलते हुए पूछा, आपको कोई तकलीफ नहीं हुई? तकलीफ ना हो इसके लिए तो मैंने रथ भेजा था। तो मंदस्मित करते हुए भगवान ने बुद्ध ने पूछा कि ये रथ है? जो बोले बिल्कुल ये रथ है। तो भगवान बुद्ध उस घोड़े के पास चले गए जो घोड़े रथ से जुड़े हुए थे। बोले ये रथ है? बोले राजा बोला नहीं नहीं, ये रथ नहीं, ये तो घोड़े। तो भगवान ने बोला ये घोड़े तो हटा दो। तो इशारा किया तो जो रथ चलाने वाला था उसने घोड़े हटा दिए। फिर भगवान बुद्ध जहां चक्र थे, चक्के थे, वहां आ गए। बोले ये रथ है? नहीं नहीं, बोले ये तो रथ के चक्र है। तो बोले ये तो हटा लो। फिर उस पर जो कुछ लगा हुआ था, एक एक पुर्जा भगवान बुद्ध ने अलग करने को कहा। और हर बार वो उस पुर्जे का नाम पूछते थे। वो तो रथ नहीं है। तो आखिर में इतने पुर्जे फैले हुए थे, घोड़े अलग खड़े थे। तो भगवान बुद्ध ने उस राजा को पूछा, तुमने तो रथ भेजा था लेकिन तुम रथ कौन सा है वो बता नहीं पा रहे? तो राजा शर्मिंदा हो गया। तो भगवान ने उनको कहा कि देख, बहुत सारी चीजें मिलकर अगर कुछ बनता है तो उसको हम एक नाम देते हैं। वैसे ही राजा प्रजा से बनता है, उसकी व्यवस्था से बनता है, उसके कामकाज से बनता है, कृति से, कर्म से बनता है। तो अकेला राजा मतलब सब कुछ नहीं होता। राजा का मतलब एक व्यवस्था होती है, और उसको उसके लिए जो मुखिया चाहिए, उस मुखिया को राजा बोला जाता है। लेकिन राजा का मतलब एक व्यक्ति नहीं होती, एक व्यवस्था होती है। बिल्कुल वही बात हर चीज में होती है। कंप्यूटर में अलग अलग पुर्जे होते, ट्रेन होती है, हवाई जहाज होता है। तो अगर एक चुनाव हारा जाए या जीता जाए, या एक पॉलिटिकल परिस्थिति पैदा हो जाती है, तो उसका कोई एक कारण होता है ऐसा बिल्कुल नहीं। एक मुद्दा होता है ऐसा भी नहीं है कि कुछ भाई इस कारण से ये चुनाव ये पार्टी हार गई और इस कारण से ये पार्टी जीत गई, ऐसा नहीं होता। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। उनका जो प्रमाण होता है, अनुपात होता है, वो कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन उसमें से एक भी चीज अगर कम ज्यादा हो जाए तो परिणाम अलग निकल सकते हैं। और इसलिए जब हम देखते हैं कि क्या क्या, अभी देखो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, चर्चा तो बंगाल पर सबसे ज्यादा है। क्योंकि जो बवाल खड़ा करना है वो बवाल खड़ा करने का काम ममता दीदी जोर शोर से कर रही है। लेकिन उतना बवाल मीडिया में ना असम के मुख्यमंत्री कर रहे हेमंत विश्व शर्मा, ना उतना बवाल
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन या केरल के मुख्यमंत्री पिनियारी विजयन कर रहे हैं। इसलिए चर्चा कहाँ हो रही है, हर कोई लगा है कि बंगाल ममता हारेगी या जीतेगी, लेकिन केरल में क्या हो सकता है, तमिलनाडु में क्या हो सकता है, या आसाम में क्या हो सकता है, उसकी उतनी चर्चा नहीं होती। क्यों? क्योंकि दिल्ली में बैठे पत्रकार जो है वो खुद को पूरे दुनिया के ज्ञानी समझते हैं, और इसलिए कोसों मील दूर, हजारों मील दूर बैठकर भी ये समझते कि केरल में ये होगा, तमिलनाडु में ये होगा, बंगाल में ये होगा, क्योंकि हम कहते हैं इसलिए होगा, बस यही एक कारण होगा। तो वैसी बात नहीं होती। और इसलिए चुनाव के बारे में जब हम कुछ विश्लेषण करते हैं, अंदाज बताना चाहते हैं, तो हमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अलग अलग 100 कारण हो सकते हैं, 20 कारण हो सकते हैं, जिसका प्रभाव कम अधिक उस चुनाव पर होने वाला होता है। और चुनाव का मतलब वोटर के दिमाग पर क्या प्रभाव होता है, क्योंकि वोटर जब अपना दिमाग बना लेता है, तो दिमाग जब बना लिया तो वोट बना लिया। 2014 में जो चुनाव हो गया था, उसमें बाकी सारी जो मदद होगी, सहाय होगा, वो जरूर प्रशांत किशोर ने किया था, लेकिन परिस्थितियां यूपीए गवर्नमेंट ने, और यूपीए गवर्नमेंट के समर्थक रहे बहुत सारे एनजीओ थे, जिनका एक बड़ा काउंसिल सोनिया गांधी ने बनाया था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जो सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बना था। वो कुछ प्रस्ताव पारित करते थे, कुछ चर्चा करते थे, कुछ विमर्श करते थे, और एक ढांचा बनाते थे, एक नीति बनाते थे, और सोनिया गांधी वो नीति उठाकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास भेज देती थी कि इसको कानून में ढालो, इसको बिल बनाओ, प्रस्ताव बनाओ, पॉलिसी बनाओ, और गवर्नमेंट उस पॉलिसी पर चलेगी। लेकिन वही एनजीओ थे जो एक्चुअली सरकार चलाते थे, सरकार की नीति चलाते थे। बेचारे मनमोहन सिंह और उनकी सरकार को सिर्फ उस पर अमल करती थी। तो ये एनजीओ थे, इतने मस्तबल हो गए थे कि उनमें से ही एक केजरीवाल भी थे। सोनिया गांधी की जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी, उसमें जो एनजीओ थे, उसमें से ही कुछ एनजीओ ने मिलकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम की एक मूवमेंट चलाई, आंदोलन चलाया, और अपने ही इशारे पर चलने वाले सरकार को बदनाम किया। ना मोदी ने बदनाम किया, ना सीपीएम ने बदनाम किया, ना बीजेपी ने बदनाम किया, अपोजिशन पार्टी जो थी उस वक्त की, उसमें से कोई भी यूपीए सरकार के खिलाफ लड़ते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर भी वो सरकार बुरी तरह से हार गई। इसका कारण मोदी जैसा है, प्रशांत किशोर जिस तरह से है, उसी तरीके से और एक कारण है। वो कारण है कि वो सरकार चलाने वाली जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी, उसके सदस्य होते हुए बहुत सारे एनजीओ ने जो लोकपाल आंदोलन चलाया था, उसने तो यूपीए सरकार को सबसे ज्यादा बदनाम किया, जितना बीजेपी या अपोजिशन पार्टी नहीं कर पाई थी। तो 2014 के जो नतीजे हम देखते हैं कि यूपीए का सुपड़ा साफ हो गया, और बीजेपी अकेले पार्टी का बहुमत लेकर आ गई, मोदी जी बड़ी संख्या में जीत गए, प्रधानमंत्री बन गए। तो ये अनेक छोटे छोटे मोटे कारण होते हैं जिसका प्रभाव चुनाव पर पड़ता है। और अगर उस वक्त की बात मैं मानता हूं कि मोदी पॉपुलर थे, लेकिन यूपीए सरकार खुद ही इतनी बदनाम हो चुकी थी को उसको धक्का देने वाला कोई सामने आने की जरूरत थी। मोदी आगे है बस। मोदी के जीत का कारण मोदी 50% है, तो कम से कम 30-40% खुद यूपीए सरकार है, जिसने खुद को इतना अप्रिय बनाया था, अनपॉपुलर बनाया था।
कि मोदी की जीत के लिए मानो यूपीए ने भी काम किया था। तो ये मैं यही बात बता रहा हूं कि अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग घटक होते हैं। एक पॉलिटिकल घटना घटती है, एक चुनाव हारा या जीता जाता है, तो उसके अनेक कारण होते हैं, ना कि एक कारण होता है। लेकिन हम विश्लेषण करते वक्त हम इस ढंग से पेश करते हैं आपके सामने नैरेटिव कि मानो यही कारण था, अगर ये कारण नहीं होता तो राहुल गांधी जीत जाते, अगर ये कारण नहीं होता तो मोदी जी 400 पार कर जाते। तो हम सब चीज का, सब परिणामों का ठिकरा किसी एक मुद्दे पर, एक कारण के सर पर तोड़ फोड़ना चाहते हैं। ये हमारी गलती है, वास्तविकता वैसी नहीं होती। इसलिए आज जो 5 विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, हम उसको, बहुत सारे दिल्ली में बैठे पत्रकार उसको ईरान इजराइल वॉर से जोड़कर देख रहे हैं। ईरान इजराइल वॉर जो चल रहा है, अमेरिका इजराइल पश्चिम एशिया में, उससे भारत में गैस, ईंधन वगैरह की किल्लत हो गई है। कम है लेकिन है। बहुत सारे देशों में तो बुरी हालत है, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इंडोनेशिया हो, म्यांमार हो, वहां तो पब्लिक हलचल बंद हो गई है, स्कूल बंद हो गए, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है, क्योंकि आने जाने के लिए बस का इस्तेमाल होगा, वाहनों का इस्तेमाल होगा, तो ईंधन की किल्लत है। हमारे यहाँ उतना नहीं हुआ है, लेकिन है तो है। लेकिन उसका परिणाम जितने दिल्ली में बैठने वाले पत्रकार बता रहे हैं कि ईरान इजराइल वॉर जो है, उसका परिणाम हमारे चुनाव पर बहुत भारी होने वाला है। अब राहुल गांधी भी थक गए, गैस की किल्लत है बताकर, या गैस के लिए लोगों की लाइनें लगी है, ये झूठ बोलकर मीडिया भी थक गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। अगर वोटिंग करने वाला आम इंसान अगर अपने घर में गैस की किल्लत अनुभव नहीं कर रहा है, तो आपके प्रचार से उसका वोट बदलने वाला नहीं है, और इसलिए उसका परिणाम होगा ही नहीं, ये भी बोलना गलत है। लेकिन उस परिणाम का प्रभाव कितना, ये भी देखना पड़ता है। और इसलिए ईरान इजराइल वॉर का परिणाम चुनाव पर नहीं होगा, ये भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि इसका परिणाम शायद एक राज्य में होगा, दूसरे राज्य में नहीं होगा। अब देखिए बंगाल, बंगाल में ममता की जो करतूत है उसकी कीमत उसको चुकानी है। लेकिन केरल एक ऐसा राज्य है, मैं मानता हूं गल्फ वॉर जो है, ईरान इजराइल वॉर है, उसकी बहुत बड़ा प्रभाव केरल के विधानसभा चुनाव पर होने की संभावना है। जो वहां की परिस्थितियां बनी है, यूडीएफ एलडीएफ, कांग्रेस का गठबंधन और वामपंथ का गठबंधन, इसमें 50 सालों से वहां चुनाव का संघर्ष चल रहा है, एक हारता है दूसरा जीतता है। पिछली बार एक अपवाद हो गया कि दोबारा लेफ्ट फ्रंट जीत गई, वरना हर 5 साल में केरल की सरकार बदलती रही, कभी कांग्रेस का मुख्यमंत्री हुआ, कभी वामपंथ का हुआ। लेकिन पिछले चुनाव में 2011 में फिर से वामपंथ का गठबंधन सत्ता में आ गया। ये 50 साल में हुआ एकमेव अपवाद है, वरना हर 5 साल सरकार बदलती रही। इसका कारण केरल की जो राजनीति है, चुनावी राजनीति है, दो हिस्सों में बट गई थी, या तो कांग्रेस या तो लेफ्ट। लेकिन इस वक्त पिछले 10-12 साल में बीजेपी ने, जिसका कोई नामो निशान नहीं था केरल की राजनीति में, अपनी पैठ बना ली। डटकर बीजेपी अपने पैरों पर केरल में खड़ी हो रही है। हिस्ट्री में पहली बार केरल की जो राजधानी है त्रिवेंद्रम, उस नगर निगम में बीजेपी का महापौर एमएलए चुनकर आया है, अब मेयर चुनकर आया। और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे कि जहां आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी का वोट बढ़ रहा है। अब तक की राजनीति ये थी कि लेफ्ट फ्रंट के साथ वहां का हिंदू वोट रहता था, कुछ क्रिश्चियन वोट रहता था, कुछ मुस्लिम वोट रहता था, और कांग्रेस के साथ
बहुत सारा मुस्लिम वोट, बहुत सारा क्रिश्चियन वोट कांग्रेस के साथ रहता था। तो ये जो बंटवारा था उसमें गड़बड़ हो चुकी है अब। हिंदू हिंदुत्व को लेकर आहिस्ता आहिस्ता केरल में हिंदू वोटर बीजेपी के साथ झुकने लगा है, पास आने लगा है। और उसके साथ साथ आरएसएस ने जो काम चलाया, लव जिहाद के नाम पर जो काम चलाया, उसके कारण बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में केरल के क्रिश्चियन भी बीजेपी के साथ मुड़ने लगे। वहां क्रिश्चियनों के अलग अलग पंथ है, लेकिन उसमें से एक दो पंथ ऐसे कि जिन्होंने खुद को आरएसएस के साथ जोड़ लिया है। जो लव जिहाद के कारण लड़कियां धर्मांतरण करती है, उसमें बहुत सारी संख्या क्रिश्चियन लड़कियों की भी है। और इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उस पर ना बोलने वाली कांग्रेस और सीपीएम दोनों को छोड़कर कुछ क्रिश्चियन लोक संख्या, पॉपुलेशन बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ जुड़ने लगा है। तो इसका कारण यह है कि अपने आप में केरल में जो दो तरफा वोटिंग होती थी, उसमें एक तीसरा पार्टनर आ गया है, हिस्सेदार आ गया। आज बीजेपी इस ताकत में नहीं है कि या तो सत्ताधारी पार्टी बने या तो प्रमुख विपक्ष पार्टी बने, बिल्कुल नहीं। हारेगा या जीतेगा वामपंथ या कांग्रेस। लेकिन इस बार लोगों के सामने तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरना ये बीजेपी ने तय किया है। और इसमें सबसे बड़ा, अगर ईरान इजराइल वॉर का प्रभाव पड़ने वाला है तो वो जरूर पड़ेगा। इसका कारण केरल का बहुत सारा वोटर, जो संख्या मैंने सुनी है 20 या 22 लाख वोटर केरल का आज भी रजिस्टर है, वो गल्फ कंट्रीज में है। वो वोटिंग के लिए आते हैं, वापस जाते हैं। 20 लाख तो नहीं मैं मानूंगा, लेकिन 5-10 लाख लोग तो आते जाते रहते हैं। लेकिन आज ईरान इजराइल जो जंग छिड़ा है, उसके कारण वहां से भारत में इजीली आना जाना करने वाले जो केरल के लोग हैं, वो वहां फंसे हैं। सिर्फ वोटिंग के लिए जान जोखिम में डालकर वो भारत नहीं लौटेंगे, ना चुनाव को वोट देने के लिए आएंगे। और इसलिए अगर 5 लाख भी गल्फ से आने वाले वोटर घट जाते हैं तो या तो वामपंथ का नुकसान होगा या तो कांग्रेस का नुकसान होगा। और एक बात साफ है, जितने लोग, एक बात आपको मालूम है ना, देश में जो गल्फ से पैसा आता है उसमें बड़ी तादाद में केरल में आता है। सबसे बड़ी रकम केरल में आती है। और केरल में जो गल्फ कंट्रीज में गए हुए लोग हैं, उसमें बड़ी संख्या मुस्लिमों की है। तो अपने आप समझ सकते हो, अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ है तो इसका बुरा प्रभाव कांग्रेस के वोट पर पड़ेगा। माना जाता है कि लगातार 10 साल सत्ता में रहने के बाद वामपंथ की सरकार पर लोग नाराज है। लेकिन अगर 4-5 लाख मुस्लिम वोटर घट जाते हैं तो उसका दुष्परिणाम कांग्रेस के पास जाता है। तो फिर से शायद वामपंथ जीत सकता है, कांग्रेस को फिर से विपक्ष में बैठना पड़े। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अगर कोई है तो मैं मानता हूं कि तीसरी पार्टी बनकर बीजेपी उभरेगी। और तीसरी पार्टी होने के बाद 5 साल के बाद शायद बीजेपी अपने को 2 नंबर पर लाने की कोशिश करेगी। बीजेपी डटकर खड़ी रहने वाली पार्टी है। वो पहले 5 साल में सत्ता में आना नहीं चाहती। 15 साल 20 साल आगे का पॉलिटिक्स सोचकर बीजेपी चलती है। और इसलिए मैं मानता हूं कि अगर आज के ईरान इजराइल वॉर का प्रभाव केरल पर पड़ता है तो वो बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि जितने कांग्रेस के वोट घटेंगे
और वामपंथ के हिंदू वोट घटेंगे और बीजेपी के पास चले आएंगे और कांग्रेस के वोटर गल्फ में अटके रहेंगे, तो उसके परिणाम था केरल में बीजेपी शायद 15, 17, 20 या 12 एमएलए लेकर तीसरी पार्टी बनकर उभरेगी और वो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस कदम होगा, अच्छा कदम होगा। देखते हैं क्या होता है। लेकिन केरल में जो कुछ चुनाव में होना, अगर इसराइल ईरान वॉर का परिणाम भारत की चुनाव पर होने वाला है, तो मैं मानता हूं कि वो सबसे ज्यादा केरल पर होगा। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।